हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री और साहित्यकार महादेवी वर्मा की जन्मस्थली भी है। यहीं पर महाभारत कालीन मंदिर बाबा पांडेश्वर नाथ जी, बाबा श्री नीम करौरी महाराज जी का समाधि स्थल, कंपिल मंदिर समेत कई विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। इसी फर्रुखाबाद के एक गांव सहसापुर के रहने वाले स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे, जो 80 व 90 के दशक के दौरान अपने समय में फौजदारी के बड़े वकीलों में शुमार हुआ करते थे और प्रभावशाली गणमान्य लोगों में से एक थे। गांव से अपनी निचली पढ़ाई पूरी करने के बाद फर्रुखाबाद शहर आकर उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की तथा कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वकालत की पढ़ाई की और फौजदारी के नामी वकीलों की सूची में अपनी ख्याति बना ली। फर्रुखाबाद के इसी ब्राह्मण परिवार में स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे के घर में 10 सितंबर 1975 को अनुपम दुबे का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई के दिनों में तेज रहे एवं उनकी सौम्यता हमेशा से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती रही। जैसे जैसे बड़े हुए तो पढ़ाई के साथ ही समाज में सभी की मदद के लिए आगे बढ़कर कार्य करना उनका व्यवहार रहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अनुपम दुबे पढ़ाई के साथ साथ अपने जिले के सामाजिक कार्यों में भी लगे रहे। जब बच्चों को अपने भविष्य के बारे में ज्यादा विचार भी नहीं आते, उस दौरान अनुपम दुबे द्वारा लोगों की हर संभव मदद की जाने लगी और फिर स्वयं सेवक बनकर लोगों की सेवा में जुट गए। एक तरफ पढ़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ समाज सेवा का ऐसा जुनून उन पर सवार था कि वो न दिन देखते थे और न ही रात। हमेशा अपनों के बीच सेवा भाव से उनकी मदद के लिए आतुर रहते थे। उच्च शिक्षा के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय हुए तो अपनी अलग कार्यशैली और स्वभाव के कारण एक अलग छाप छात्रों के बीच बनी और वो लोकप्रिय भी होने लगे। 90 के दशक में एक पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद में आए, जिन्होंने अपने निजी जिंदगी के कुछ कारणों से, जो कि कहना उचित नहीं होगा, कई मुकदमे पुलिस के द्वारा वादी बनकर और विरोधियों द्वारा अनुपम दुबे पर लिखवाए गए। फर्रुखाबाद से स्थानांतरण के बाद भी द्वेषपूर्वक कार्यवाहियों का संचालन अपने साथी अधिकारियों द्वारा करवाया, जिसका सीधा उदाहरण है कि 22 से अधिक मुकदमे सिर्फ विरोधियों द्वारा अनुपम दुबे पर लिखवाए गए और कई अन्य मुकदमे फर्जी घटनाओं को रचकर लिखवाए गए। कई मुकदमे तो उस दौरान लिखवाए गए जब अनुपम दुबे अपनी BA MS की पढ़ाई रांची से कर रहे थे। उन पर दर्ज फर्जी मुकदमों में माननीय संबंधित न्यायालयों में विचारण हुआ और फर्जी सिद्ध होने के बाद उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया तथा अनुपम दुबे को न्याय मिला। अनुपम दुबे का परिवार शांति से अपना जीवन जी रहा था तथा साथ में सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय था, लेकिन 2 घटनाओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली घटना यह थी कि अनुपम दुबे के भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन का 5 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया और लगभग 9 महीने के बाद उनकी बरामदगी झांसी में एक दुकान से तेजाब से जली हुई मृत स्थिति में हुई थी। परिजनों का कहना है कि तब भी कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। आज वही भाई मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद से दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख है। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो अनुपम दुबे के पिता स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे, जो एक नामी गिरामी वकील थे, उन पर मुस्लिम गांव समधन, जो उस समय फर्रुखाबाद में और अब कन्नौज जिले में आता है, वहां 1 मई 1995 को हमला किया गया। जब किसी तरह बचकर निकले तो एक कमरे में बंद करके कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह सारा घटनाक्रम एक पुलिस अधिकारी के इशारे और संरक्षण में किया गया। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की साक्षी रही, फिर भी हत्या करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं। अनुपम दुबे भी उस घटना में अपने पिता के साथ और वाहन चला रहे थे, इसलिए इनको ड्राइवर समझकर मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया और जीप को भी आग लगा दी गई थी। घटना में अनुपम दुबे के गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनको कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कई दिनों तक उनका इलाज चला, जिस वजह से वे अपने पिता के अंतिम दर्शन और दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। अनुपम दुबे अपने परिवार में सबसे बड़े थे, जिनकी उम्र पिता की हत्या के समय सिर्फ 20 साल थी। अन्याय की पराकाष्ठा तब हुई जब इस निर्मम हत्या तथा घटना का मुकदमा तक पुलिस द्वारा नहीं लिखा गया। बमुश्किल माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा लिखा गया, लेकिन प्रभावशाली नेताओं और वोट की राजनीति के तहत उस मुकदमे को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। कहा तो यह भी जाता है कि इस हत्या में स्थानीय राजनेताओं की मिलीभगत भी सामने आई थी और उस समय भी सजातीय ब्राह्मण नेता फर्रुखाबाद पर काबिज थे। उस समय कन्नौज और फर्रुखाबाद एक ही जिला हुआ करता था
और स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे एक बढ़ते हुए राजनीतिक व्यक्ति थे, जिनसे कहीं न कहीं उस समय के सभी ब्राह्मण नेता राजनैतिक रूप से डरे हुए थे। 4 भाइयों में अनुपम दुबे सबसे बड़े थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का पूरा भार उन पर आ गया। दिन रात मेहनत कर अनुपम दुबे ने अपने भाइयों को पढ़ाया और परिवार का पालन पोषण किया। इसी दौरान अनुपम दुबे पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी सक्रिय हो गए, साथ ही लोगों की सेवा भी लगातार करते रहे। अनुपम दुबे की नाम की चर्चा फर्रुखाबाद के साथ ही आसपास के जिलों कन्नौज, मैनपुरी, शाहजहांपुर, एटा, इटावा और हरदोई में होने लगी। 1996-97 के दौरान उन्हें फर्रुखाबाद कन्नौज से छात्र महासंघ अध्यक्ष मनोनीत किया गया। छात्र राजनीति व जिले की राजनीति में सक्रिय रहते हुए अनुपम दुबे की पढ़ाई को लेकर भी रुचि कम नहीं हुई। उन्होंने 1998 में BA-MS किया और उसके बाद में LLB की पढ़ाई पूरी की। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अनुपम दुबे की शुरुआत से ही रुचि रही। उनके द्वारा सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया, साथ ही कई मंदिरों का निर्माण कराने में उनकी महती भूमिका रही। उनके द्वारा फर्रुखाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें 20,000 से अधिक की भीड़ उस समय रही, जिस हजार से अख्याति पिता की भांति ब्राह्मण तथा असहाय लोगों में होने लगी और राजनीतिक गलियारों में अनुपम दुबे चर्चा का विषय बन गए। वह ऐसा समय रहा जब राजनीतिक रूप से अनुपम दुबे को नेताओं द्वारा नजरअंदाज तो किया गया, औरत के आगे उन्हें नकारा नहीं जा सका। इसलिए वह हर राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत बन गए और उनका सहयोग प्राप्त करने लगे। यही वजह रही कि न सिर्फ फर्रुखाबाद बल्कि मैनपुरी, कन्नौज, एटा, हरदोई, इटावा और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में अनुपम दुबे ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सियासत की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो कई राजनीतिक दुश्मन भी बनते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 1997 में हुई हत्या के बाद दोबारा उपचुनाव हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा द्विवेदी के चुनाव में अनुपम दुबे ने पुत्र की भांति उनके साथ लगकर चुनाव लड़वाया। हर समय उनकी सुरक्षा हेतु अपने को आगे खड़ा रखा। चुनाव जीतने के बाद अनुपम पूर्व की भांति स्वभाव के अनुसार अपने कार्यों तथा पढ़ाई में सक्रिय रहे और द्विवेदी परिवार के साथ परिवार की तरह रहे। यह बात फर्रुखाबाद में आम है कि किस तरह से साल 2001 में बाहुबली ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार के विरोधी रहे एक राजनेता, जिन पर द्विवेदी की हत्या का भी आरोप है, उन्हें ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भाई को बचाने के लिए अनुपम दुबे ने अपने 2 भाइयों के साथ अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिसमें उनके एक भाई को 8 और एक भाई को 2 और खुद भी गोली के शिकार हुए थे। इस घटना में अनुपम दुबे के भाई अमित की जिंदगी और मौत में भगवान ने ही साथ दिया था, जिसमें 8 गोली लगने के बावजूद वो बच गए थे। लेकिन इसके बावजूद ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने 1% भी मदद अनुपम दुबे के परिवार की नहीं की, यहाँ तक कि उनको और उनके भाइयों को देखने तक नहीं गए। इसके बाद 2002 में विजय सिंह 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बस यही वो दौर था जब अनुपम दुबे ने अपनी मां को नगरपालिका परिषद के चुनाव में उतारा, लेकिन कुछ लोगों ने साजिशन उन्हें राजनीति से दूर कर दिया। इसके बाद भी अनुपम दुबे को यह लगता रहा कि कहीं भी उनको एडजस्ट किया जाए, जो उनसे वादा किया गया था। लेकिन राजनीतिक ईर्ष्या के चलते अनुपम दुबे के साथ खेल खेला गया और जब अनुपम दुबे का मौका आया और वो साल 2002 के नगरपालिका चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमानी चाहिए, तो यही द्विवेदी परिवार आंतरिक तरीके से विरोध में आ गया और अनुपम दुबे के विरोध में निश्चित हारने वाले प्रत्याशी को खड़ा किया गया, जिस कारण से अनुपम दुबे कुछ वोटों से चुनाव हार गए। जब अनुपम दुबे के साथ राजनीति हुई तो उन्होंने अपने जीवन यापन हेतु कार्य करना शुरू किया और व्यापार कर आगे बढ़े। जब भाई बड़े हुए तो उनका सहयोग लिया और धीमे धीमे परिवार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। फिर भी अनुपम दुबे यही नहीं रुके। उनके द्वारा कई ब्राह्मण सम्मेलन 2000 से लेकर 2010 के बीच कराए गए,
जिसमें अनुपम की प्रतिभा का परिचय समाज में जोर शोर से हुआ, जिससे अपने समाज के प्रमुखों में वह शुमार हो गए। अनुपम दुबे का कारवां बढ़ता गया। इसी के साथ अनुपम दुबे अपने क्षेत्र में प्रचलित तो थे ही, कई और जिलों में भी प्रख्यात होने लगे। तब इनका लोगों की सेवा और धर्म संबंधी कार्यों का कार्य क्षेत्र लगातार बढ़ता गया। गंगा किनारे लगने वाला मेला, श्री राम नगरिया में कल्पवासियों और गरीबों के बीच कंबल वितरण का कार्य हो या अन्य सहयोग, सभी में अनुपम दुबे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की मदद की। हमेशा ब्राह्मणों और गरीबों की सेवा करना ही इनका उद्देश्य रहा और लगातार लोगों की मदद करते रहे। ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाने के लिए कई जिलों में ब्राह्मण महासभा का आयोजन कराया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते और अनुपम दुबे का समर्थन करते। अनुपम दुबे को हमेशा से ये लगता था कि वो समाज सेवा के लिए ही बने हैं और इसके लिए उन्होंने साल 2012 का विधानसभा चुनाव फर्रुखाबाद की सदर सीट से निर्दलीय लड़ा और उसमें लगभग 15,000 मत प्राप्त किए। उस चुनाव में 33,000 मत पाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। अनुपम दुबे के गांव में प्रधानी उनके पास 30 वर्षों से भी अधिक समय से रही, जिसमें 25 वर्ष तो उनकी माताजी ही प्रधान रही। कहते हैं कि उनके गांव में आपस में इतना सम्मान और व्यवहार अनुपम दुबे का है और इतना विकास उनके द्वारा गांव का किया गया है कि प्रधान पद पर 30 वर्षों से निर्विरोध चुनाव होता आया है। किसी भी व्यक्ति के मन में उनके प्रति कोई भी दुर्भावना न होना और लगातार उनके गांव में प्रधानी का चुनाव जीतना उनके प्रभाव को दर्शाता है। जब किसी से अभद्र भाषा में बात नहीं कर रहे तो कोई हमसे भी तो नहीं करेगा, और अगर यदि वो हमसे कर रहा है तो उसका हम उसे जवाब देते हैं। तो जवाब देने पर अगर ऐसा है कि वो दबंग छवि है या कुछ है, भाई आत्म गौरव नष्ट करके जीना तो मृत्यु से भी बुरा है। तो अपने सम्मान को सुरक्षित रखते हुए हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और जिस व्यक्ति में भी आत्मबल है वो हर व्यक्ति दबंग है, हम ही नहीं। जिसमें भी आत्मबल है वो हर व्यक्ति दबंग होगा, जिसका आत्मबल होगा ही नहीं वो दबंग कहां से हो जाएगा। यही नहीं, 40 वर्षों तक एक परिवार के पास रहे ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद के पद पर अनुपम दुबे ने अपने भाई अमित दुबे को निर्दलीय खड़ा किया और साल 2016 में जीत हासिल की। इसके बाद 2021 में पुनः ब्लॉक प्रमुख पर निर्दलीय प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल की। अनुपम दुबे राजनीति के साथ वकीलों के बीच भी काफी लोकप्रिय चेहरा रहे। उनको 2016 में बार एसोसिएशन फर्रुखाबाद में निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया। साल 2017 में अनुपम दुबे ने पूरी तरह से जनभावना को ध्यान में रखते हुए और अपने ब्राह्मण समाज, अवसरहीन जनता, गरीब एवं असहायों को हक दिलाने का ठाना और चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद जिले के ही सजातीय माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए निवेदन किया गया। तो उन्होंने जनप्रतिनिधि महोदय की बातों को भी मान लिया और फर्रुखाबाद से सटी हुई विधानसभा सवायजपुर, हरदोई से भाजपा के स्थानीय सजातीय नेताओं के द्वारा उनको पार्टी में न आने देने के प्रयासों को सफल कर लेने के बाद विकल्प ही तो जनता दौड़ती थी और हाथों हाथ उनको लेती रही, जिसका परिणाम यह था कि बसपा के पूर्व के किसी भी प्रत्याशी को साल 2017 से पूर्व लगातार कई चुनाव में जीत के बावजूद इतने वोट नहीं मिले। इस चुनाव में अनुपम दुबे जीत के करीब आकर दूसरे नंबर पर रहे। अनुपम दुबे की ताकत और जनाधार का एहसास पूरी तरह फर्रुखाबाद के आसपास के जिलों हरदोई, शाहजहांपुर, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, इटावा में सबको हो गया। यूपी में एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में उभरे अनुपम दुबे अब किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे थे और राजनीतिक दिग्गजों में उनके नाम की चर्चा आम हो गई। पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम खाकी सेवा सम्मान समारोह में भी अनुपम दुबे को समाज हित में उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया। साल 2019 और 2020 में आई कोरोना महामारी में जब सब अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित कर रहे थे, तब यही परिवार किसी तरह से अपने बच्चों और परिवार की चिंता किए बिना जन सेवा में लगा था। इस परिवार ने लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए गाड़ी, खाने के लिए राशन, मास्क, कपड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर, इलाज के लिए धन आदि समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया और समस्त प्रबंध किए। ये तो सभी को याद हो। सरकार को अपने पास से महामारी से निपटने के लिए फंड, महामारी में तत्पर सभी को सम्मान इस परिवार द्वारा समारोह का आयोजन कराकर दिया गया। चाहे कोई भव्य मंदिर हो अथवा छोटे से छोटा कोई मंदिर या फिर धार्मिक आयोजन, आर्थिक और शारीरिक सहयोग इस परिवार का हमेशा रहा।
कोई भी जरूरतमंद इस परिवार की चौखट पर चाहे समस्या को लेकर गया हो या आवश्यकता को लेकर, चाहे दिन में गया हो या आधी रात को, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अनुपम दुबे द्वारा सैकड़ों कार्य समाज हित में किए गए। गांव में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज का निर्माण करवाया, जिससे गांव के बच्चों की शिक्षा में कोई असुविधा न हो। उनके द्वारा गांव के बच्चों को फीस में छूट और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चों को फ्री में शिक्षा मुहैया कराई गई। आपके द्वारा आरएसएस के कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग किया गया तथा दक्षिणा आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन कराया गया। साथ ही समाज हित में हमेशा तत्पर रहकर कार्य किया गया। भाजपा में कहीं ना आ जाए के डर से प्रेरित जनपद के ही भाजपा के सजातीय नेता अपनी राजनीति बचाने में लग गए और अन्य विरोधी नेताओं और शेष जनप्रतिनिधियों को समझाकर झुंड बनाकर सूबे के मुखिया के पास गए और उनको गलत सलत समझा ले गए। समझाया ऐसे कि सही भी सही न लगे और सही बात पहुंच न सके, जिसका शिकार अनुपम दुबे हुए, जो कि उन पर व उनके परिवार पर हो रहे अत्याचार का प्रमुख कारण बना। अनुपम दुबे के परिवार के स्थानीय लोगों के साथ जिले में अच्छी पकड़ रही, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियों ने भी हमेशा उठाया है। एमएलसी का चुनाव हो या फिर विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर शिक्षक एमएलसी का चुनाव, हर चुनाव में राजनीतिक दल उनका समर्थन प्राप्त करते रहे। अनुपम दुबे के समर्थन के बिना उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जीत हासिल करना संभव नहीं रहा। उस दौरान नेताओं और मीडिया के लिए अनुपम दुबे केंद्र बिंदु रहे। 2021 में भी ब्लॉक मोहम्मदाबाद के प्रमुख पद पर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई। विगत चुनाव में भी अनुपम दुबे के घर से ही 5 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। बुलंदी कब तलक हर शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वो ब्राह्मण चेहरा के तौर पर बड़ा नाम हो गए थे और यही वजह थी कि उनके राजनीतिक दुश्मन भी पैदा हुए, जो उन्हें अर्श से फर्श पर लाने की जुगत में जुट गए। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अनुपम दुबे को दबाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। जैसा कि सभी जानते हैं और कहा भी गया है कि जब आपसे कोई जीत नहीं सकता तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगेगा, और यही अनुपम दुबे के साथ भी हुआ। जिसे उन्होंने अपना माना और जिन नेताओं के लिए त्याग किया, उनके ही द्वारा विरोधी नेताओं और व्यक्तिगत विरोधियों से मिलकर कायरों की तरह षड्यंत्र रचा गया। उत्तर प्रदेश के सियासत की तस्वीर बदली तो ब्राह्मणों को कई जगह इस्तेमाल किया गया और उसे 2 धड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। जो साथ आया वो ठीक, नहीं तो उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि यूपी में एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में उभरे अनुपम दुबे को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, जिसमें जिले के सजातीय नेताओं ने ही प्रमुख भूमिका अदा की। उनके साथ जो हुआ उसके लिए तो यही कहना होगा कि बड़े खास हैं उनके शहर के लोग, जो पूछते हैं उनसे कैसे हो शहर के लोग। उनके शहर में जरा सोच समझ कर जाइए आप, चाकू से पीछे से वार करते हैं शहर के लोग। अनुपम दुबे द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक कार्यों के कारण उनके समर्थकों की संख्या लाखों में पहुंची, तो उनके विरोधी उनके खिलाफ सियासी बिसात बिछाने में जुट गए। वहीं कुछ सजातीय अन्य ब्राह्मण नेताओं को इस बात की तकलीफ हुई जो उनके मन में घर कर गई और अनुपम दुबे पर 2021 में आई विपत्ति का प्रमुख कारण बनी। फर्जी तरीके से उन्हें फंसाने का आरोप उन पर और उनके परिजनों पर लगने लगे, जिसकी जांच के लिए उनका परिवार प्रयास करता रहा। और तो और प्रदेश के मुखिया को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। साथ ही स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की मिलीभगत ने सरकार को और उनके परिवार के प्रति नकारात्मक कर दिया गया। मानो अनुपम दुबे को खत्म करने का प्रण ले लिया गया हो। जो भी उनके अपने सहयोग करते हैं तो उनको पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। उनके घर पर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर फर्जी मुकदमेबाजी की जा रही है। प्रशासन द्वारा परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन उनके लिए तो इतना ही कहना है कि जब दिन वो नहीं रहे तो विश्वास रखो कि ये भी दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले अनुपम दुबे के भाइयों को भी इस मामले में प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह के फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसाने के आरोप लग रहे हैं। अनुपम दुबे पर साल 2005 से पूर्व में लिखे गए सभी मुकदमों में माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया था और सिर्फ 3 मुकदमे ही विचाराधीन रहे। अनुपम दुबे का राजनीतिक और व्यवहारिक कद बढ़ने पर उन पर
तो पुलिस ने षड्यंत्र और सूबे की सरकार के प्रति अपनी फर्जी वाहवाही लूटने के लिए नया आपराधिक इतिहास बनाने का कार्य अनुपम दुबे के खिलाफ शुरू। अनुपम दुबे पर 2005 से जुलाई 2021 तक 16 साल में कोई मुकदमा देश के किसी थाने में पंजीकृत नहीं हुआ। साल 1996 के एक अज्ञात के मुकदमे में उनके नाम का वारंट जब आया तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया। दिनांक 14 जुलाई 2021 को जेल जाने के बाद माननीय न्यायालयों में कानूनी प्रक्रिया जब चल रही थी तब कुछ पुलिस वालों और स्थानीय राजनेताओं को लगा कि यह जेल से निकल आएंगे तो वर्चस्व पुनः पूर्व की भांति बन जाएगा। तो जेल से न निकलने देने के लिए दुर्भावना से प्रेरित होकर स्थानीय नेताओं से साठगांठ कर षड्यंत्र रचा गया और उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को नकारात्मक किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना नकारात्मक किया गया कि किसी भी बात को वो न सुने और न समझे, न ही किसी भी परिजन से मिले, जिससे कि सही बात उनके समक्ष न पहुंच सके। इसी क्रम में अनुपम दुबे पर जेल में रहते हुए बीते 2 साल में 24 मुकदमे लिखे गए और रासुका की भी कार्रवाई की गई। यही नहीं, अनुपम दुबे के भाइयों पर कोई मुकदमे न होने पर सिर्फ अपराधी दर्शाने और बनाने के लिए शिक्षक भाई अनुराग दुबे पर 24 मुकदमे लिखे गए। ब्लॉक प्रमुख भाई अमित दुबे पर 13 मुकदमे, शिक्षक भाई अभिषेक दुबे पर 9 मुकदमे निराधार बिना जांच के लिखे गए। इस तरह अनुपम दुबे समेत उनके पूरे परिवार को अपराधी बनाने का काम किया गया और ये सब सुशासन की सरकार में सिर्फ प्रदेश के मुखिया को गलत फीडबैक देकर किया गया। आज अनुपम दुबे का परिवार न्याय के लिए इंस्पेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर चुका है, लेकिन कहीं से भी न्याय और जांच का कोई पत्र आता है तो अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और रिपोर्ट को भेज दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि भाइयों बहनोई समेत अन्य परिजनों पर 14 जुलाई 2021 से अभी तक 34 मुकदमे लिखे गए। अनुपम दुबे के परिवार के समस्त खाते और संपत्ति सीज कर दी गई। 5-5 गैंगस्टर के केस लिखे गए और तो और इसमें सिर्फ घर वालों, भाइयों और रिश्तेदारों का नाम डाल दिया गया। ऐसा मानो कि अदालत का कोई भी आदेश मानना स्थानीय प्रशासन के लिए अपमान है। माननीय न्यायालय द्वारा संपत्ति को सही पाकर आदेश पारित किया गया और समय दिया गया कि तय समय में पत्रावली का निस्तारण हो और उचित निर्णय दिया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मंशा और कार्यवाही की प्रक्रिया ऐसी कि किसी को भी संदेह होना लाजमी है। कार्यवाही के लिए तहसील दिवस और शनिवार को चुना जाता रहा ताकि पत्रावली पर निर्णय न आ पाए और मनमाना उत्पीड़न किया जा सके। इस प्रकार संपत्ति सही होने की स्थिति में भी मुक्त न हो पाए। लगातार अनुपम दुबे और उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र जारी है, लेकिन अनुपम दुबे का परिवार पूछना चाहता है कि आखिर प्रशासन को न्यायालय पर भरोसा नहीं है या फिर प्रशासन न्यायालय के ऊपर है। जो भी मामले हैं उसका फैसला न्यायालय को करने दिया जाए। समाज में सभी को जीने का अधिकार है। जो अनुपम दुबे पहले सभी के लिए अच्छे थे वो अचानक बुरे कैसे बन गए? क्या अनुपम दुबे के परिवार को समाज में उचित सम्मान नहीं मिलना चाहिए? किसी के साथ अगर अनुपम दुबे ने गलत किया है तो आप जरूर बोलिए, लेकिन कुछ लोगों की मंशा पूरी करने के लिए एक परिवार को ऐसे तबाह करना कितना और कहां तक सही है? अगर आज आपने सही बात के लिए आवाज नहीं उठाई तो आज उनके और उनके परिवार के साथ जो गलत फर्जी तरीके से हो रहा है वो किसी के साथ भी मनमाने रूप से होगा। प्रताड़ना झेल रहे इस परिवार के लिए आप सभी से बस एक ही आग्रह है कि इस राजनीतिक साजिश में फंसे अनुपम दुबे और उनके परिवार के समर्थन में आगे आइए और सहयोग कीजिए। उनके साथ न्याय करने की, निष्पक्ष जांच करने की अपील सरकार से कीजिए, जिससे कि सरकार में व्यक्तिगत किसी के लाभ के कारण अन्याय न हो सके और उनके बच्चों और परिवार को न्याय मिल सके।